वेलकम टू विद्या ऊर्जा। तो ये रिवीजन सीरीज़ है आपकी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एंड लोकल गवर्नेंस के लिए, जो आपका MPA 016 है पेपर। इसको कई सारे सोशलॉजी के और अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के रूप में बच्चों ने ऑप्ट किया है, और साथ ही ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों का सब टॉपिक है और 10 तारीख को इसका एग्ज़ाम है। तो हम लोग इसका एक रैपिड रिवीजन सीरीज़ करेंगे, जिसमें हमने 10 से 15 साल के पुराने पेपर में नोटिस किया कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स को ही इसमें समझाया गया है, जो कि बहुत चांसेस है कि एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो इसमें 5 यूनिट हैं आपकी, मतलब 5 ब्लॉक कहना चाहिए, 5 ब्लॉक है। हर ब्लॉक में कुछ सब यूनिट्स हैं, उसकी यूनिट्स हैं। तो पहला ब्लॉक कंप्लीट हो रहा है इसमें, जिसमें पूरी आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप लेक्चर एंड तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस, सब्जेक्ट का नाम है। सबसे पहला टॉपिक है, हम कंसेप्ट समझेंगे कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, दूसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे कंटेक्चुअल डायमेंशन, मतलब इसके कंटेक्स्ट में, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये अलग अलग उसमें समझा जाएगा। इसके अलग अलग एरियाज समझेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया के तहत कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कैसे कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन करना कैसे होना चाहिए, इकोनॉमिक और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये यही है पूरा ये एक ब्लॉक। ठीक है, तो ये है आपका पहला यूनिट, पहला ब्लॉक, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्यों बोला है? क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल चलाती है और लोकल गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगा, उसको मतलब कोई अपना अधिकार नहीं है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम पावर भी बांटेंगे और उनको बोलने का अधिकार भी देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि कई टीयर्स में गवर्नमेंट को जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे हमारे इंडिया में चलता है कि सेंटर है, स्टेट है, इसके बाद फिर हमारे लोकल लेवल गवर्नमेंट्स हैं, पंचायती राज है, विलेज ब्लॉक्स हैं, इनके लिए है हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स। तो वो जो हमने डिवीजन किया है ना अलग अलग लेवल पे, ठीक है, अलग अलग हॉरिजेंटली और वर्टिकली। हॉरिजेंटली कैसे, स्टेट, सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल। तो ये आपका हो गया आपका वर्टिकल, और उसी एक लेवल में भी कई सारे जो है वो चीज़ें बटी रहती हैं। तो इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सेंटर के हाथ में सब कुछ नहीं रहेगा, डिसेंट्रलाइज करेंगे, मतलब पावर को, मनी को अलग अलग एरियाज में, सोशल एरिया में, इकोनॉमिक एरिया में, पॉलिटिकल एरिया में, कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया में हम चीज़ों को बांटेंगे। ठीक है, सेंटर से छोटे छोटी जगहों पे देंगे, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि कभी भी कोई बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटे छोटे गोल बनाओ। इसी तरह से अगर किसी बड़ी कंट्री को आपको गवर्न करना है तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को भी अधिकार मिलते हैं और लोकल गवर्नमेंट और सिटीजन को भी अधिकार मिलते हैं। तो सिटीजन अपनी बात लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट अपनी बात स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट अपनी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा सकती है, सिर्फ ऊपर से ही ऑर्डर नहीं आएगा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमने समझाया। उसी तरह से बोथ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस, यानी कि ये इसमें क्या होगा कि एक तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, साथ में जो आपकी लोकल गवर्नेंस है उसको भी इसमें उनको भी जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा गवर्नेंस के लिए। ठीक है, गवर्न करने के लिए। तो ये है हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन। तो और थोड़ा सा समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट, देखिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन यूजुअली मीन्स अ सेट ऑफ पॉलिसी इश्यूज, अ फोकस ऑन हु हैज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट सोचते हैं कि किसके पास अथॉरिटी और किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि हम किसको कितनी अथॉरिटी देंगे, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, अलग अलग लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। ऐसा पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन देते हैं। वहीं पे जो इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिस्ट हैं, अब वो इकोनॉमिस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसी पर्सपेक्टिव से बताएंगे। तो उनका कहना है कि गेटिंग एन इंसेंटिव सिस्टम इन प्लेस सो दैट इंडिविजुअल बिहेवियर मीट्स एक्सपेक्टेशन। हर एक इंडिविजुअल ऐसे इंसेंटिव्स देना, ठीक है, ऐसे इंसेंटिव्स देना कि हर एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट प्रोवाइड
कर सके टू द, यानी क्यों, क्योंकि इकोनॉमी क्या सोचती है कि हम कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स जिसे बोलते हैं, कैसे हम हर एक इंडिविजुअल से उसका बेस्ट निकाल सकें और उससे हम ग्रोथ कर सकें। तो इकोनॉमिक्स उससे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से मानते हैं कि जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सिटीजन्स के पास भी पावर आती है लोकल लेवल पे, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और साथ में हमको बेहतर एक्सपेक्टेशन मीट करेंगे हमारी, ठीक है। वहीं सोशलॉजिस्ट सोचते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, सोशलॉजिस्ट है तो सोचिए सोशलॉजिस्ट की तरह सोचेंगे कि वो उसमें पार्टिसिपेशन करता है, क्योंकि सोशलॉजिस्ट तो हर चीज़ को एनालाइज करेगा, तो वो देखता है पार्टिसिपेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं लोकल लेवल से, उसका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसको गवर्न करने वाली, वो वर्क करती हैं अच्छे से, लोगों के अंदर एक कम्युनिटी ग्रुप की भावना आती है। मतलब देखिए पंचायती इलेक्शन चलेंगे तो गाँव के लोग कितना डिस्कशन वगैरह करेंगे, एक मेजर फोकल पॉइंट रहेगा। अच्छा, अर्बन प्लानर, जो अर्बन प्लानर्स है या इनको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि एक्चुअली एक तरीका है जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि पहले चीज़ें कितनी जनरलाइज्ड है, कितनी स्पेसिफिक होती चली जा रही है। इस तरीके से अगर चीज़ों को जितना स्पेसिफिक किया जाएगा उतना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा उसमें स्किल और टैलेंट मांगेगा, तो उतना ही ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और वहीं पे सिविल सोसाइटी के लोग सोचते हैं कि एक तरीके से ये पाथ है डेमोक्रेसी को और ज़्यादा बढ़ाने में और लोकल लेवल पे गवर्नेंस बढ़ाने में। डेमोक्रेसी और ज़्यादा एनहांस होती है इससे, डिसेंट्रलाइजेशन होने से, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि पावर लोगों के हाथ में जाए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन उस डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करने के प्रोसेस में एक तरीके का प्रोसेस है, ठीक है, और एक तरीके का अपना एक प्रोसेस है। तो दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कई बार आया है, मल्टीपल टाइम आया, इवन कई बार रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए, नहीं भी होगा तो ये श्योर है कि इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड जरूर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी इज ऑफ, देखिए हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में अंडरलाइन किया था कि एक कनेक्शन जुड़ जाए जल्दी जल्दी। तो डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन हो, ज़्यादा ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये नहीं जवाबदेही हो, जवाबदेही किसकी हो, जवाबदेही गवर्नमेंट की हो लोगों को, ठीक है, हम उनसे सवाल पूछे वो हमें जवाब दें। पार्टिसिपेशन किसका हो, लोगों का। तो डेमोक्रेसी का मतलब है मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो, अकाउंटेबिलिटी हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट हो, ठीक है, टास्क जो है वो लोकली भी परफॉर्म हो सके और लोकल लोगों के हाथ में हो, कॉमन पीपल को अंदाज़ा हो कि लोकल गवर्नमेंट कैसे चल रही है, उनको कि देखिए वो ज़्यादा हर कोई व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा, लेकिन अगर जो उनकी लोकल गवर्नमेंट है ना उसके बारे में वो अच्छे से जानते होंगे, वहीं से उसी एरिया में वो पढ़ लिख के बड़े होते हैं, पढ़ लिख के नहीं मतलब उसी एरिया में अपब्रिंगिंग होती है। तो कितना भी इंसान मजदूर इंसान है जिसने बिल्कुल पढ़ाई भी ना की हो ना, वो भी पंचायती राज इलेक्शंस को, अपने गाँव के इलेक्शंस को समझता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका कंसेप्ट है। इसके अलावा क्या है कि मोर कंसर्न व्हाट लोकल गवर्नमेंट डज, क्योंकि देखिए लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो करती है, उनके लोकल के एरिया के जो गवर्नमेंट करती है उनको सामने से दिखता है, वो सामने से जाके बोल सकते हैं, डायरेक्ट बियरिंग होती है, इम्पैक्ट पे डायरेक्ट लोगों की डे टू डे लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए स्ट्रेंथन होती है लोकल गवर्नमेंट और इससे हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्ट्रेंथन होता है। तो ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट टू सब नेशनल गवर्नमेंट और टू सब नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। बेसिकली मतलब एक पावर को, जो बड़े नेशन की पावर है उसको छोटे छोटे लोगों को बांटना ही डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन एक टॉप टू डाउन प्रोसेस है, मतलब नीचे से पावर ऊपर जाती है, नीचे जो चलेगा फिर वो ऊपर रिव्यू देंगे, फिर वो ऊपर रिव्यू देंगे, ऐसे चलता है। ऊपर बैठे लोग पॉलिसी बनाएंगे लेकिन नीचे बैठे लोग उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर वो उसका रिजल्ट अपने ऊपर सीनियर को फॉरवर्ड करेंगे, फिर वो फाइनल रिजल्ट से जो है वो हमारे सर्वे वो सब होंगे और उसी हिसाब से आगे पॉलिसी बनेगी। तो दिस इज द थिंग कि टॉप डाउन प्रोसेस है। इसके अलावा इसको हम ये भी कह सकते हैं यूनिटरी फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स अथॉरिटीज एंड रिसोर्सेज टू सब नेशनल लेवल। तो इसमें क्या होता है, एक तो अथॉरिटी दी जाती है और ग्रांट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर उनको नीचे लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है और आप उन्हें पैसा ही नहीं दोगे वो प्रोजेक्ट करने के लिए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुछ स्पेशल ग्रांट, सब्सिडीज ये सब दी जाती है उस हिसाब से
चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक ये कंसेप्ट हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन एनकम्पासेस a wide range of different political and economic system whose properties vary widely. This more important to define term precisely. इसलिए हाँ देखिए, ऐसा होता है डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमने पंचायती राज सिस्टम या ये अपना म्यूनिसिपल सिस्टम किया हुआ है 73rd 74th अमेंडमेंट से, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में ऐसा ही हो। किसी में और तरीके का होता है, किसी में 2 tier ऑफ गवर्नमेंट होती है, किसी में जैसे आपको पता हो पंचायती राज में भी कहीं कहीं सिर्फ 2 tier है, कुछ ये स्टेट पूरी तरह से अपने मन से बना सकता है, पूरी पावर छोड़ी हुई है कि वो कहाँ स्टेट 3 tier गवर्नमेंट बनाए कि 2 tier बनाए। तो हर जगह अलग अलग होता है और इसका मतलब भी अलग अलग होता है। जैसे हमने बताया ना कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सोशल लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है, इकोनॉमिक लेवल पे, ज्योग्राफिकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे, तो हर लेवल पे अलग अलग होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसका सही तरीके से प्रिसाइजली डिफाइन करें, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन political democratic decentralization is said to occur when powers and resources। तो political का मतलब क्या हुआ, देखिए ये अभी यहाँ पे छोटे में दिया है, यही चीज़ को आगे जाके अच्छे से समझाएंगे। पॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ, जब पावर और रिसोर्सेज नीचे जाएंगे, जहाँ पे लोगों को काम करने को मिलेगा, पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा और आप अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक जो है लोकल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा लोकली अकाउंटेबल रिप्रेजेंटेटिव विद रियल पब्लिक पावर एंड ग्रेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विल इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इक्विटी इन द यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। तो क्या होगा कि जब लोकल अकाउंटेबल होंगे, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकली अकाउंटेबल रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि पंचायत के जो सरपंच है अगर वो अकाउंटेबल होंगे, लोगों को जवाबदेही देंगे, तो रियल पब्लिक पावर लोग इंजॉय करेंगे और कम्युनिटी ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि लोग जवाबदेही दे रहे हैं कि काम क्यों नहीं हुआ। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और उससे जो नेचुरल पब्लिक रिसोर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट है, जो भी पब्लिक रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो इक्वली यूज़ हो पाएंगे, प्रॉपरली यूज़ हो पाएंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा, अब ये तो क्या पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, इसी को हम आगे वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, सिस्टम, प्रोसीजर्स दैट सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द फॉर्मल कंट्रोल ऑफ सब नेशनल एक्टर्स। तो जो नीचे वाले लोग हैं अब वो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उनको स्कीम वगैरह दी, ठीक है, उनसे कहा इस स्कीम के तहत अपनी स्कीम बनाओ छोटी छोटी, जिससे तुम वहाँ पे काम कर सको। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। ऊपर क्या है, रिसोर्सेज और पावर देना, वो पॉलिटिकल पावर है। लेकिन जहाँ पे आप स्ट्रक्चर, एक सिस्टम प्रोवाइड करो, ऐसे ऐसे गवर्न करोगे, आप ऐसे ऐसे काम करोगे, चलिए आप अपने आप को ऐसे ऐसे बांटिए, आपके घर ये हेड होंगे, ये होंगे, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ना, इसको बोलेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन may not include improving capacities for budgeting, financial management and financial control depending on the degree of fiscal decentralization in the country। तो administrative decentralization depend करता है fiscal decentralization पे। भाई आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दी, स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, लोगों को बता दिया ऐसे ऐसे काम होगा, ऐसे ऐसे पॉलिसी है, ये तुम ऐसे ऐसे मैनेज करोगे, रेवेन्यू ऐसे ऐसे जनरेट करोगे, टैक्स ऐसे ऐसे कलेक्ट होगा, तुमने सब कर दिया, लेकिन तुमने अपनी कंट्री का फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन किया नहीं। सारा का सारा पैसा सेंट्रल दबाए बैठी है, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ। आपने डिसाइड नहीं किया कि कितना पैसा स्टेट पे जाएगा, कितना पैसा लोकल गवर्नमेंट पे जाएगा, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो वर्क ही नहीं कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है कि कंट्री में फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन कैसा है। अगर वो बेहतर है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन भी बेहतर होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूड्स मैकेनिज्म फॉर वर्किंग विद हायर peer and lower level of government or administration for working with key local non-governmental actors। इसके साथ साथ जो NGOs होते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करते हैं, तो उनको भी हम अपने अकॉर्डिंग गवर्न करा सकते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स, तो जो प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स है वो कैसे वर्क करेंगे, उनकी कंपनी एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, सब क्या है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन ही तो है। जो छोटे छोटे बांटो उसमें बांट दिया है, उसकी कमेटी बना दी, एक कमेटी बना दी जो चेक कर रही है, एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट निकाल लिए, तो ये क्या है, यही तो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का मतलब होता है जिसमें गवर्नेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसी के हाथ में सारा
गवर्नेंस, मतलब जो सेंटर है उसी के हाथ में सब कुछ। ये तो द डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट ऑफ दिस मेथोडोलॉजी डिस्क्राइब्स द फ्रीडम ऑफ मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू डिस्कस एंड डिबेट मैटर ऑफ पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आप डेमोक्रेसी को सेंट्रलिज्म मानते हो, यानी कि डेमोक्रेसी सेंटर पे है, कौन सेंटर पे है? डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि डिबेट और डिस्कशंस होंगे, इसके अलावा एंड डायरेक्शन। बट वंस द डिसीजन ऑफ द पार्टी इज मेड बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट, ऑल मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द डिसीजन अनक्वेश्चनेबली इन पब्लिक। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलिज्म। दैट इज व्हाट आई सेड कि अगर सेंटर में एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी है, मतलब मल्टीपल पार्टी को, उन्होंने डिबेट किया, डिस्कशन किया, लेकिन फिर जब मेजोरिटी का जो रिजल्ट आ गया तो डेमोक्रेसी सेंट्रलिज्म। डेमोक्रेसी मतलब क्या है? मेजोरिटी विंस ऑब्वियसली। तो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए डेमोक्रेसी का डेफिनेशन यही है कि लोगों का पार्टिसिपेशन एंड मेजोरिटी विंस। बट डेमोक्रेसी इंडिया लेवल पे किस तरह से, इसीलिए डेमोक्रेसी की भी अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे डेमोक्रेसी सेंट्रलिज्म क्या है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी को मेन रखा, और डेमोक्रेसी का जो एकदम वैसा डेफिनेशन है आइडियल वाला, उसमें ये माना जाता है कि अगर मेजोरिटी वोट आ गया तो बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे अगर मेजोरिटी आ गई तो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन तो रह ही नहीं गया। तो यहाँ पे एक ये चीज़, इसका कंसेप्ट ये होता है। अभी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एक तो क्या सेंट्रलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि डेमोक्रेसी अभी भी है, लेकिन हम छोटे छोटे पावर बांट दिए, छोटे छोटे इलेक्शंस हो रहे हैं, छोटे छोटे लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं, इससे ज़्यादा चांसेस हैं कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी होगा। ठीक है, तो दिस इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल एंड पॉलिटिकल पावर क्रिएटेड एट द लोकल लेवल टू फैसिलिटेट द लोकल लेवल प्लानिंग प्रोसेस। डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिकाइजेशन द पावर ऑफ पीपल टू डिटरमाइन देयर ओन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक इंटीग्रल पार्ट है डेमोक्रेटाइजेशन का। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे लोगों के पास पावर है अपनी खुद की गवर्नमेंट फॉर्म करने का, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, और डेमोक्रेटाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा पार्ट हो सकता है अगर उसे भी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन इन 3 टॉपिक्स के बीच में फंसेगा। एक पहला ये जो मैंने पढ़ा दिया, दूसरा ये इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एंड इसके बाद है आपका हाँ इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक से इसका सिग्निफिकेंस ऑफ, जिसमें इन्होंने डबल टिक लगाया, सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये मल्टीपल टाइम पूछा है, ये इसमें सिंगल टिक इसलिए लगाया क्योंकि ये पूछा नहीं है, ये एक ही बार पूछा है, तो हो सकता है कि ये टॉपिक भी आ जाए। तो हम ये 4 टॉपिक अगर खत्म कर लेते हैं तो हमारा ये पहला यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम खत्म करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इवोल्यूशन कैसे हुआ, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया। तो वही बात है भाई, इंग्लैंड की तरफ चलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था इंग्लैंड में, इमर्जेंस ऑफ कन्वेंशनल और रिसीव पैराडिगम ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, अलग अलग तरीके की मॉडर्न डेवलपमेंट्स की बातें हो रही थी। ठीक है, अगर हम देखें तो एंड हो रहा था एम्पायर्स का और इंडिपेंडेंस के एरा का राइज था उस टाइम पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उस वक्त फोकस था कि ग्रोथ कैसे भी होनी चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। इससे कॉलोनियल लेगेसी बढ़ रही थी, कॉलोनाइज माइंड्स बढ़ रहे थे, कॉलोनी बढ़ा रहे थे, स्टेट एंड मार्केट जो है ना वो 2 डोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस थे कि स्टेट मतलब जो मेजर स्टेट है, जो गवर्निंग स्टेट है, और जो मार्केट है, जो मार्केट मतलब कैपिटलिज्म है, ये 2 लोग सबसे ज़्यादा डोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस थे। ठीक है, और उस वजह से क्या हुआ, इस वजह से डेवलपमेंट दैट अकर्ड इन दीज कंट्री हाउएवर बिट्रेड द कॉमन पीपल एंड टोटली फेल्ड इन कीपिंग अप द प्रॉमिस। और इस वजह से क्योंकि ये डेवलपमेंट एट एनी कॉस्ट चाहते थे, तो जो लोकल लेवल थे वो सफ़र कर रहे थे, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र कर रही थी, उनके अंदर इल्यूजन वो क्रिएट कर रहे थे कि उन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोग्रेस थी वो डिसअपियरिंग थी। ग्लोबल इनइक्वलिटी बढ़ती चली जा रही थी, रिच जो है वो रिचेस्ट होते जा रहे थे। वर्ल्ड रिचेस्ट 1% ऑफ पीपल, 1% ऑफ पीपल वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट थे, और वो कितनी इनकम उठा रहे थे, इनकम एज द पुअरेस्ट 57% ऑफ इनकम ऑफ वर्ल्ड रिचेस्ट 5% इज 114 टाइम दैट ऑफ द पुअर। समझ रहे हैं मतलब कितना ज़्यादा हुआ ये। तो ये एक 1% ऑफ रिचेस्ट इतने लोगों का खाते हैं, मतलब तो ये इनकम इनक्वालिटी बढ़ती चली जा रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि डेवलपमेंट जो है वो लोगों को मांगना कि भाई हमें भी डेवलपमेंट चाहिए, हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो क्या हुआ, डेवलपमेंट इमर्ज आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड मेयर ग्रोथ ऑफ इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, ग्रोथ वर्सेस नॉन ग्रोथ। ग्रोथ इज इम्पेरेटिव फॉर द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे ये आ गया कि भाई सिर्फ जीडीपी देखकर आप कंट्री का ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि लोकल लेवल तक चीज़ें पहुँच रही हैं, तो बहुत ज़रूरत है प्रॉपर ग्रोथ हो और ये पॉवर्टी को जो है वो हटाया जाए। तो जो पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद
कुछ डेवलपमेंट मॉडल्स लाए गए जिन्होंने इंश्योर किया कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सारे ही सेक्शन जो है वो बेनिफिट होगा, लेकिन ये गारंटी प्रॉमिसिंग नहीं थी, ठीक है। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई हमें तो अब पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट चाहिए, हम भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी जो स्कीम्स बन रही हैं उस पर अपनी राय रखेंगे। तो विलेज पंचायत हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत समय से विलेज पंचायत एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का इंटीग्रल पार्ट था। ये आइडिया डिसेंट्रलाइजेशन प्लान इज एज ओल्ड एज गांधीयन इकोनॉमिक थॉट। गांधी जी ने कहा भी था कि विलेज पंचायत को, इसके अलावा हमारे DPSPs जो हैं उसमें भी कहा गया है कि विलेज पंचायत के बारे में कि हम आगे जाके विलेज पंचायत सेट करेंगे, और उसी को फॉलो करते हुए 73rd 74th अमेंडमेंट आया था। तो गांधी जी ने कहा भी था कि भाई अगर एक विलेज जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो ये गांधीयन थॉट बहुत ही ज़्यादा उस वक्त चल रहा था। इसके कंक्रीट शेप टू दिस थिंकिंग में बी सेट टू हैव बीन मेड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। और हमारे इंडियन में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये चीज़ें आनी शुरू हुई। सर्टेन हार्ड चॉइसेस बिटवीन द नीड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन वन हैंड, कंसिडरेशन ऑफ अचीविंग अ मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑन दी अदर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस टाइम पे बहुत सारी मुसीबतें थी। सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी कि नेशनल सिक्योरिटी की बात थी। अगर आप उस वक्त तुरंत पावर बांट देते तो दिक्कत हो जाती। नेशनल यूनिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो सकती है जब एक कोई डिसीजन ले और सब उसे फॉलो करें, ऐसा मतलब उस वक्त सोच रहे थे, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। अभी अभी तो सबको जोड़ा था, तो अभी हम पावर कैसे बांट दें। लेकिन इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हुई, मतलब हर किसी को जस्टिस मिली। तो इसलिए so that the benefit of development occur to the people at the grassroots level, and also people may participate in the process of planning and development different territorial level। तो फिर बाद में जो है सोचा गया कि नहीं, ये ज़रूरी है कि प्लानिंग और डेवलपमेंट अलग अलग लेवल पे हो। इन द इनिशियल लेवल द चॉइस वॉज मेड इन द फेवर ऑफ रैपिड ग्रोथ। शुरू में हमें रैपिड ग्रोथ चाहिए थी, प्लानिंग हमको चाहिए था, तो हमने हर चीज़ को सेंट्रलाइज रखा क्योंकि हम अभी अभी आज़ाद हुए थे। दो पॉलिटिकल लेवल थे, यूनियन और स्टेट। लोकल बॉडीज पंचायत बाय लार्ज फंक्शन एज सिविक एजेंसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पंचायत तब भी थी लेकिन वो सिविक एजेंसी थी, उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था। तो उसके बाद क्या हुआ, नॉट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइक्रो लेवल प्लानिंग इन इंडिया द डिसेंट्रलाइज बॉडी एग्जिस्टिंग बिलो द स्टेट आर नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सबको पता होगा। एंड दे हैव बीन ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर द लॉ बाय 73rd अमेंडमेंट। क्योंकि भाई क्या हुआ ना, देखो कुछ लोगों ने बना ली पंचायत, कुछ लोग अच्छे से चल रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी का सही से वो नहीं चल रहा था, गाइड पूरा उनकी चेकअप नहीं होता था, वो कैसे रेवेन्यू ले रहे हैं, और रेवेन्यू लेने का अधिकार भी नहीं था, वो गलत तरीके से लेते थे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो है वो यहाँ पे ये बात उठी कि भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाना ज़रूरी है। इसलिए फिर 73rd 74th अमेंडमेंट आया था। लेकिन ऐसे नहीं, डायरेक्ट आया नहीं था। कैसे हम बात, अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, कैसे इवॉल्व हुआ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो कैसे इवॉल्व हुआ ये समझ में आया ना कि इंग्लैंड से यहाँ तक आते आते लोगों का प्रॉब्लम, फिर गांधीयन बातें बहुत चल रही थी। उसके बाद फिर ये लोग कहा नहीं अभी तो अभी हमारा आज़ाद हुए, अभी तो सब कुछ हमारे हाथ पर रहेगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने इसको ट्रांसफ़र करने की बात सोची। लेकिन सबसे बड़ी बात कहाँ पे हुई, जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी, 5 इयर्स जो हमारे प्लान्स चलते थे। अभी नीति आयोग है, ध्यान रखना है, ठीक है। अभी नीति आयोग है, पहले हमारे प्लानिंग कमीशन था जिसमें 5 ईयर के प्लान सेट किए जाते थे। ध्यान रखना है, प्लानिंग कमीशन जो है वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था और नीति आयोग जो है वो डाउन टू टॉप अप्रोच फॉलो करता है। थिंक टैंक है इंडिया का, जहाँ पे सभी अभी रिसेंटली मीटिंग भी हुई है, 7th मीटिंग हुई है नीति आयोग की, आई थिंक 7th मीटिंग ही थी, चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे सब लोग इन्वॉल्व हुए थे। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि बेसिकली ये प्लान्स चल रहे थे। तो 3rd ईयर का जो 3rd 5 ईयर प्लान था उसमें स्टेट ने प्लान किया कि रूरल डेवलपमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्लान्स। तो जो ब्लॉक प्लान्स और डिस्ट्रिक्ट के प्लान्स हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं और रूरल डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ अभी तक उसको वो नहीं मिला है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था, छोटे छोटे चलते थे। लेकिन बात उठी 3rd या 5 में कि हम रूरल और उस पर ध्यान देंगे और कुछ थोड़ा सा प्लान बनाएंगे। और बात हुई कि भाई 3 टियर जो है वो हम जो है वो कंस्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट मेड किया था, ठीक है।
और किसके कहने में किया था ये? बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी इसी चीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए इस्टेब्लिश की थी गई थी कमेटी। जिसको नहीं पता है उसे बता देते हैं कि ये छोटी छोटी कमेटीज़ जो है वो कमेटी का एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है। कुछ होती हैं परमानेंट कमेटी, कुछ टेम्प्रेरी कमेटी, एडहॉक कमेटी, तो ये अलग अलग कमेटीज़ होती हैं। वो अभी पॉलिटी का टॉपिक है, वो बात की बात है। अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़, किसी भी नेशनल इशू या इंटरनेशनल इशू पे हमें डिस्कशन करना होता है तो हम कुछ एक्सपर्ट्स, आईएएस ऑफिसर्स, उस फील्ड से रिलेटेड लोग, ठीक है, कुछ एक आध मिनिस्टर्स, ये सब बैठ करके प्रॉपर उस पर रिसर्च, डिस्कशन, डिबेट्स, ठीक है, डेटा कलेक्ट करना करते हैं। और फिर कुछ सालों के बाद 2-3-4 साल जब उनकी स्टडी पूरी हो जाती है, उनकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है, तो वो उसे सबमिट करते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं कि ऐसा ऐसा कर लो। क्या ये रिकमेंडेशन कंपलसरी होता है? नहीं, ये स्टेट या फिर मतलब सेंटर के ऊपर होता है कि वो अपने उसे माने या ना माने। तो ये एक तरीके से बैक हैंड में हमारा काम चलता है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी सेट हुई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। इन्होंने ऐसा रिकमेंड किया था कि ऐसा प्लान लाओ। तो 3rd ईयर 5 ईयर प्लान में इस चीज़ को इंक्लूड किया गया था और कोशिश की गई थी। एंड विद द आइडिया ऑफ प्लानिंग फ्रॉम बिलो, यानी नीचे से शुरुआत करते हैं ऊपर के लिए। बट दिस आइडिया डिड नॉट पिक अप एंड वर नॉट ऑपरेशनलाइज, लेकिन इस आइडिया को कोई तवज्जो नहीं मिली और इसको ऑपरेशन में नहीं लाना जाए पड़ा। यहाँ तक की बात हुई 3rd ईयर प्लान पे। अब आते हैं 3rd ईयर प्लान निकल गया, सोचिए 5 साल उधर निकल गए। अभी इधर आ गए 6th 5 ईयर प्लान पे। 5 ईयर प्लान है, मतलब समझ रहे हो कितने साल निकले। अब 6th 5 ईयर प्लान में जब आए, a number of special programs of poverty alleviation, employment generation and area development were launched in the country। तो उस टाइम पे प्लान्स तो लॉन्च हो रहे हैं, देखिए प्लान लॉन्च हो रहे हैं लेकिन पावर नीचे नहीं दी जा रही है, ठीक है। उस प्लान को इम्प्लीमेंट कराने के लिए लोगों को भेजा जाएगा और लोग चुने जाएंगे, लेकिन प्रॉपर पावर नहीं है, प्रॉपर वर्किंग नहीं है। तो ब्लॉक लेवल वॉज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थ्रू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। ब्लॉक लेवल पे बोला गया कि भाई प्रॉपर रूरल यूटिलाइजेशन कीजिए रिसोर्सेज का, ये काम होगा। 1977 में अ वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर ML दंतवाला वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्रॉ अप गाइडलाइंस फॉर ब्लॉक लेवल प्लानिंग। और इन्होंने जो ग्रुप एक एस्टैब्लिश हुआ, इन्होंने ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे वर्क किया। एट द सेम टाइम 1977 में एक कमेटी बनाई गई पंचायती राज की, अशोक मेहता कमेटी। ध्यान रखना है, यहाँ फिर हम कमेटी की बात करें, अशोक मेहता कमेटी आई। इन्होंने कंसिडर किया कि भाई बहुत इनएडिक्वेंसी है रिसोर्सेज में, जो कि फेलियर हो रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। क्यों? वहाँ चल तो रहे थे छोटे छोटे एरिया में तब भी, लेकिन उसमें क्योंकि कोई प्रॉपर, क्यों, क्या वजह है? क्योंकि कोई प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग जो है वो, ना तो उनको पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ना ही उनको प्रॉपर जो है वो चेकअप किया जाता है। PRIs वर सेटअप इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट इन द लाइट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ग्रेजुअली। जैसे जैसे कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई तुरंत से PRIs प्रॉपर सेटअप करिए, तो PRIs अब प्रॉपर सेटअप होना शुरू हो गए थे सारी स्टेट्स में। एंड वर कंटेम्पलेटेड टू बी डेवलप्ड एट इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट। वेयर in Maharashtra and Gujarat, power was vested in district panchayat. In Madhya Pradesh and Sabha states, responsibility for development was entrusted to development blocks. By Professor C.H. Hanumanta Rao went into the question of evolving methodology for district level planning and planning process at this district level should be sufficiently decentralized। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें चली। और उसके अशोक मेहता कमेटी के बाद ही जो है वो 77 थर्ड और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और प्रॉपर सारी चीज़ें सेटअप हुई थी। तो ये था हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि हमने अच्छे से समझाया इसमें। देखिए अगर वीडियो बड़ा हो गया तो हम इसके सब पार्ट्स बना देंगे, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अच्छे से रिवीजन करें और वो आंसर को अच्छे से लिख के आएँ, क्योंकि अभी तक एग्जाम्स दे करके आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि आपको लिखना काफ़ी है। लिखना काफ़ी है तो अच्छे से समझना भी ज़रूरी है। सिर्फ एक आध क्वेश्चन पढ़ के, एक आध टॉपिक समझ करके आप वहाँ एग्जाम में प्रेजेंट नहीं कर सकते हो खुद को अच्छे से, क्योंकि पता ही होगा कि जब 4-5-6 चीज़ें पढ़ोगे तब आप जा करके एक चीज़ लिख पाओगे। तो इसलिए इसको अच्छे से कवर कीजिए सीरीज़ को। मैं कोशिश करूँगी एटलीस्ट 3 यूनिट तो कल शाम तक मैं ख़त्म करा दूँ। 3 यूनिट का मैं भरोसा दिला सकती हूँ, 4थे-5वें यूनिट का नहीं, बिकॉज आई एम क्वाइट बिजी राइट नाउ। सो मैं 3 यूनिट्स तक कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है, 3 ब्लॉक्स तक मतलब। ओके तो सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का हमने जो है वो मीनिंग समझ लिया, इवोल्यूशन कैसे हुआ ये भी समझ लिया, कंसेप्ट क्या है उसका ये भी समझ लिया। अभी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए कंसेप्ट समझने का मतलब होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब ज़रूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एक तो इसकी फिर से भाई दोबारा बात आ गई कि स्टेट से सेंटर के पास, सेंटर से स्टेट के पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोअर लेवल पे भी
होते हैं उन पर ग्रेटर पार्टिसिपेशन होता है, सिटीजन्स के हाथ में गवर्नेंस जाती है, ठीक है। तो ऑल दैट कैन ऑप्टिमली डन एट द लोएस्ट लेवल बी रिजर्व टू द लेवल ओनली द रेसिडुअल्स शुड बी पास टू द हायर लेवल। तो इसका क्या है कि इससे एक तो क्या होता है कि जो चीज़ें लोएस्ट लेवल पे हो सकती हैं वो लोएस्ट लेवल पे की जाएंगी, और जो काम उनसे नहीं हो सकता वो हायर लेवल पे ट्रांसफर कर देंगे। जैसे अब पंचायत बैठ करके बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं कर सकते ना, या पंचायत बैठ करके पूरी उससे कोविड-19 नहीं खत्म कर सकती। तो दिस, लेकिन हाँ लोकल लेवल पे कोई बीमारी फैल गई है छोटी मोटी, उनको वो कर सकते हैं कंट्रोल। लोकल लेवल पे 2-3 परिवारों का आपस में झगड़ा हो गया, उसे वो सॉर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ नथिंग कि लोकल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उसको वहीं तक रिजर्व रखो और नेक्स्ट चीज़ को ऊपर हायर ट्रांसफर करो। एक तो ये फ़ायदा हो जाता है इससे। उसके बाद एक तो प्रॉपर अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस है, उन पर नेसेसरी कैपेबिलिटीज हैव टू बी क्रिएटेड एट लोअर लेवल इन ऑर्डर फॉर एनी सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन और अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड की जा रही है। आपने इंस्टीट्यूशनल सेटअप कर दिया, ठीक है, ऐसे ही होंगे, ऐसे ग्राम सभा होगी, ऐसे सिलेक्शंस होंगे, इंस्टीट्यूशनल सेटअप कर दिया, अपॉर्चुनिटी भी दे दी, लेकिन उनमें नेसेसरी कैपेबिलिटी डेवलप करना भी आप ही का काम है, ताकि लोअर लेवल पे सारे ऑर्डिनरी सिटीजन पार्टिसिपेट कर पाएँ। वुड मेक द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल टू द सिटीजन। ये भी ज़रूरी है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल हो सिटीजन पे, इसका भी आप चेक रखिए। साथ में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये इसी की सिग्निफिकेंस है ना कि हाँ इसी की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि हम चेक रख सकेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल है या नहीं है। इसके अलावा कंसंट्रेटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस बाय लोकेटिंग देम क्लोजर टू वेयर सिटीजन। तो इससे क्या होगा कि इससे छोटे छोटे ऑफिस भी आप तैयार कर सकते हो। जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो तो अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है सिटीजन के पास, तो वो डायरेक्ट दिल्ली नहीं दौड़ जाएगा ना, वो अपने लोकल एरिया के लोग पे अप्रोच कर सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट कंसर्न डेवोल्यूशन और मैंडेटेड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज टू इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड गवर्नमेंट। इसके अलावा इसके लिए लेकिन ज़रूरी है कि अगर वो ऐसा कर पाए कि उस तो आप जो अपने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट डेवलप किए हैं उनको कुछ पावर और अथॉरिटी भी तो दो, कुछ रिसोर्सेज भी तो दो, ग्रांट्स फाइनेंशियल एड भी तो दो, तभी तो वो लोगों की मदद कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये हमारा था सिग्निफिकेंस। अच्छे समझ में आ गया। तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। गारंटी है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए अच्छे से करना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया as the working of Panchayati Raj institutions since 1951 has been argued as successful in few states and a failure in most of the state। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि क्या चल रहा है आजकल, एक उड़ता उड़ता समझेंगे, बाकी का डिटेल हम आगे के चैप्टर समझेंगे। तो देखिए कई जगह कहा गया बहुत सक्सेसफुल है, कई जगह कहा गया बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। स्टेट का सब्जेक्ट है, एक तो समझना ये स्टेट सब्जेक्ट है। पंचायती राज हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है। 7 शेड्यूल में लिस्ट दी हुई है, तो इसमें स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और आपकी कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो जो स्टेट लिस्ट है उसमें पंचायती राज सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट कहने का ये मतलब है। ईच स्टेट इज फ्री टू इवॉल्व इट्स ओन सिस्टम। हमने बताया था हर स्टेट के पास है 2 टियर बनाना है या 3 टियर बनाना है लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग। जहाँ पे ट्राइबल एरिया है वहाँ पे किस हिसाब से लागू होगा कि नहीं होगा, ये सब उस अलग तरीके से देखा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनका कल्चर डिस्टर्ब ना हो। तो वैरायटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इस वजह से हमारे यहाँ बहुत तरीके के कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन आप लगा सकते हो। वैरायटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। देयर सक्सेस और फेलियर उनके स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शन, लीडरशिप, फाइनेंस, स्टेट कंट्रोल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। लोकल इकोनॉमी, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोकल इकोनॉमी काफ़ी वीक है। इससे क्या पता चलता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वेरी लिमिटेड स्कोप टू इम्पोज टैक्सेस इन देयर जुरिस्डिक्शन। उनके हाथ में टैक्सेस लगाने की जुरिस्डिक्शन बहुत कम है, जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ और वहाँ पे कुछ कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा एक करप्शन भी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, टेक अपॉन देमसेल्व्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं, वही लोग बनाते हैं, वही लोग गवर्न करते हैं। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम होता है। अचीविंग रूरल डेवलपमेंट, पीपल्स इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। 3 टायर का बेसिकली ज़्यादा देखा जाता है, कई जगह 2 टायर भी है, लेकिन जो हम कॉमन चीज़ पढ़ लेते हैं तो हमको सारी समझ आ जाएगा कि 3 टियर तो रहता ही टियर। 3 टियर में आपका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल पे रहता है, ठीक है, जिसको हम जिला परिषद बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में हम पंचायत समिति बोलते हैं और विलेज लेवल पे विलेज पंचायत बोलते हैं, ठीक है। These institutions are considered as training ground
फॉर डेमोक्रेसी एंड गिव्स पॉलिटिकल एजुकेशन टू द मासेस। इसके अलावा यहाँ पे इन इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ ऐसा ही नहीं है, पावर दी जा रही है उन्हें, ट्रेनिंग भी दी जा रही है उन्हें, प्रॉपर पॉलिटिकल एजुकेशन दी जा रही है, पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिक्स में कैसे वर्क करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी। इसके अलावा उनको अच्छे से समझाया जा रहा है कि ग्राम स्वराज का मतलब क्या है। ग्राम स्वराज मतलब कि हमारे स्वयं का राज, अपने गांव पे अपना राज, इसका मतलब ग्राम स्वराज का ही मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे हमारे हाथ में अपना राज है। और सिर्फ यहाँ पे राज की बात नहीं हो रही है, देखिए इसीलिए बार बार कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन का, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ पावर देना नहीं है, वो हो गई पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें सोशल एस्पेक्ट आता है, इकोनॉमी में आपके बैंक्स का जो छोटे छोटे बन रहे हैं वो भी एक डिसेंट्रलाइजेशन है। कौन सा? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये चीज़ ही हम समझने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो इसके बाद वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट आर्टिकल 40, डीपीएसपी में बताया था ना, टीपीएसपी में भी दिया हुआ है, तो इस वजह से उसी को देखते हुए हमने एक तरीके से अपना डीपीएसपी भी इम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा लेकिन उसमें जो दिया हुआ है ना, उसमें प्रॉपर ये बताया नहीं गया है कि कितनी स्टेट के पास पावर होगी, कितनी सेंटर के पास, पंचायती राज को लेकर के। और इसके अलावा एक ये दिक्कत है इसका, लीज ऑफ लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च इन 1950। देखिए पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते थे, प्रोजेक्ट्स चलते थे छोटे छोटे अलग अलग तरीके के, और वो लोग काम किया करते थे, ठीक है। इसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी, वही फिर बात आ रही है जो हमने पहले पढ़ाई थी कि बलवंत राय मेहता कमेटी आई, उन्होंने बोला कि भाई इलेक्टेड पंचायत समिति एट कम्युनिटी डेवलपमेंट लेवल बेसिक यूनिट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, और उनका सिर्फ एडवाइजरी रोल नहीं हो सकता है, हमें प्रॉपर बनाना होगा, प्रॉपर उसे कलेक्टर को हेड करना होगा। लेकिन हाउएवर द लेजिस्लेशन दैट फॉलो द कमिटीज रिपोर्ट बेसिकली कंटिन्यूड द अर्लियर इनैक्टमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने 3 टियर पे ही बने रहे वो। और ओवरराइडिंग पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग थ्रू द कलेक्टर, और इसके साथ में उन्होंने कहा ओवरराइडिंग पावर है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कई बार पंचायत के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है स्टेट। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ा बहुत अधिकार है ही, सेंटर एकदम डायरेक्टली नहीं बात को काट पाता है, वैसा पंचायत के पास नहीं है। इसके बाद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो थोड़ा हमने इंडिया लेवल पे समझ लिया। वहीं पर अगर रूरल एरिया में देखें तो पंचायती राज वाज अ स्ट्रेटजी फॉर रूरल डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंट्रलिज्म दैट वाज देन सीन एज हिस्टोरिकल नेसेसिटी, मोरल वेट ऑफ नेशनल मूवमेंट। ऑब्वियसली बात है नेशनल मूवमेंट, देखिए क्या वजह थी रूरल एरियाज में ये आया, क्योंकि पीजेंट्स की हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, उनको बेटर कंडीशंस तक लेके जाना था। लैंड रिफॉर्म्स तो आ रहे थे, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी आ रहे थे, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि भाई अभी भी जो है वो जो अपर कास्ट थी वो वहाँ पे रूल कर रही थी। गांव में देखा भी होगा आपने, अपर कास्ट लोअर कास्ट बहुत चलता है, इसलिए प्रॉपर ज़रूरी था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बाद ये पता होगा आपको कि उसके बाद फिर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, और उससे रिजर्वेशन से वुमेन और जो मार्जिनलाइज सेक्शन था उसको रिप्रेजेंटेशन मिला। तो पीजेंट्स, इसके नेफरेस ट्रेडिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विल ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटेंस, लैंड रेवेन्यूज हैड टू बी रिड्यूस। इसके जो लैंड रेवेन्यूज है उनको कम, जो जान रहे थे कि लैंड रेवेन्यूज कम हो जाएं लोगों के, ठीक है, लोगों की इनकम लेवल जो है वो बहुत कम है, वो जो है वो इस तरह से डायरेक्ट टैक्सेस ना पे करें, इसलिए ये सब बहुत दिक्कत आ रही थी उनको। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उस टाइम पे जब मतलब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि किसी भी तरह से जो है वो अभी इन चीज़ों को ठीक किया जाए और पावर एक के हाथों, इसलिए सेंट्रलाइज सिस्टम आया। लेकिन अब इतने समय के बाद जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लानिंग हो, प्रॉपर जो है लोगों का पार्टिसिपेशन हो, तो इसलिए अब हमको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन रूरल एरियाज। वहीं अर्बन एरिया से देखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने से, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ का सेटअप हो गया, म्यूनिसिपल बॉडीज़ का सेटअप हो गया, लेकिन इनके बीच में भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए कोशिश की गई कि क्लैरिटी मेंटेन हो स्टेट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द 11th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया टुक द फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव स्टेप इन मेजरिंग डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसलिए ये देखिए अर्बन एरिया का बहुत ही सॉलिड है। अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ा, मतलब पॉपुलेशन क्यों बढ़ा? क्योंकि रूरल एरिया से लोग कम इनकम होने की वजह से अर्बन एरिया में गए, अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए, जो भी छोटी मोटी फैक्ट्रीज जॉब्स अपॉर्चुनिटी खुली, लोग जाते थे। अब वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि भाई अर्बन लोकल बॉडीज़ जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, फ्लडिंग ये सब प्रॉब्लम्स हैं, रोड बिल्डिंग ये सब वो लोग देखें, उसको लुक आफ्टर करें। तो ये वहाँ पे अर्बन लोकल इसमें इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन आया। तो ये हो गया रूरल के पर्सपेक्टिव से। वहाँ पे हालत गरीबी की बहुत थी, तो पहले तो सेंट्रलिज्म में आके पूरा किया, लेकिन फिर उनको लगा कि इनको रिप्रेजेंटेशन तो मिल ही नहीं रहा है, जो बेचारे SC/STs हैं, वुमेन कास्ट के, तो भाई इनको थोड़ा रिजर्वेशन देना पड़ेगा, उनका रिप्रेजेंटेशन अपने एरिया में ज़रूरी है।
तो वहाँ पे इस वजह से आया। अभी 11th फाइनेंस कमीशन ने डिसेंट्रलाइजेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेजर किया कि भाई कितना कितना सही है कितना नहीं है, और डिसेंट्रलाइजेशन एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज टेकन एज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट कमांडेड 20% वेट इन एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ EFC ग्रांट्स टू द स्टेट फॉर म्यूनिसिपल बॉडीज। तो उन्होंने एक एस्टिमेट निकाला, ठीक है, किसने एस्टिमेट निकाला? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि कितना ग्रांट हम स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए म्यूनिसिपल बॉडी को। अच्छा, ये ग्रांट इन्होंने निकाला, ग्रांट मतलब कितना एड्स एंड सब्सिडीज एंड फंड्स देने चाहिए। अच्छा, निकाल तो लिया, किस बेसिस पे निकाला होगा इन्होंने? तो देखते हैं किस बेसिस पे इन्होंने ग्रांट निकाला। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने देखा कि इनैक्टमेंट ऑफ स्टेट म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन कन्फर्मिटी विद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस स्टेट ने कितना उसको इनेक्ट किया अपने स्टेट में, एक ये फैक्टर उन्होंने देखा। दूसरा फैक्टर देखा कि कितना वो इंटरवेंशन करते हैं, कितने रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं म्यूनिसिपैलिटी के काम में। इसके अलावा क्या वो सारे डिसीजन खुद ले रहे हैं? डी जीरो असाइनमेंट ऑफ फंक्शन टू म्यूनिसिपैलिटी बाय रूल वे ऑफ रूल नोटिफिकेशन ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जितना भी काम वो चल रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा है। डी ज्यूरी ऑफ टैक्सेशन पावर टू द म्यूनिसिपैलिटी, क्या म्यूनिसिपैलिटी के पास पावर है, टैक्सेशन पावर है, क्या वो टैक्स ले पाती है कि नहीं ले पाती है लोगों से, क्या उनके पास कोई टैक्सेशन पावर है? इसका एक्शन जो वो लेते हैं, क्या वो रिकमेंडेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट का? क्या उनके यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं प्रॉपर? क्या उनका कुछ जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ वर्किंग रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है? तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने मेजर किया। उनका भाई यहाँ तो स्थिति खराब है, इससे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, यहाँ तो स्थिति ठीक है, इन्हें कम पैसा देना। इस तरह से उन्होंने ग्रांट्स को डिसाइड किया। सो दिस इज द थिंग। नाउ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरिया, थोड़ा सा और ये पढ़ लेते हैं कि इसमें 73rd अमेंडमेंट एज ए काइंड नीड फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। ऑब्वियसली उनके कल्चर और वो सब चीज़ को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट टू इनेक्ट लेजिस्लेशन प्रोवाइडेड फॉर एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन, पार्लियामेंट को कहा कि अब भैया मॉडिफिकेशन जो करना है इन एरिया में कीजिए। तो स्टेट लॉ एंड पंचायत टू द ट्राइबल एरिया विदाउट सच मॉडिफिकेशन हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम, बिना उसके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए मॉडिफिकेशन जरूरी है। एट द सेम टाइम द एग्जिस्टेंट ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन डिफरेंट ट्राइबल एरियाज, कुछ ट्राइबल एरिया में ऑलरेडी उनका अपना एक गवर्नमेंट सिस्टम चलता है, ठीक है, उसको आप खत्म भी नहीं कर सकते। तो 5th और 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना है 5th और 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अब यहाँ पे हमने टॉपिक को एंड कर दिया है, क्योंकि ये इतना वो नहीं है, आपको लिखना है बस कि हाँ ट्राइबल एरियाज में ये उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता जिस तरह से 73rd और 74th जो का लिखा हुआ है, उसके लिए अलग से 5th और 6th शेड्यूल बनाया गया है जिसमें प्रॉपर उसका गवर्निंग का सिस्टम लिखा हुआ है। तो दिस इज द थिंग अबाउट द फर्स्ट यूनिट, और इससे गारंटी एक क्वेश्चन आएगा। आई होप ये आपके लिए यूजफुल हो। आई विल अपलोड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स विद इन 1 to 2 hours. ऑल द बेस्ट।